दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र है। मैं जब छोटा था ना, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं जब छोटा था तब मैं भूत प्रेत से बहुत डरा करता था। मेरे परिवार के लोग मुझे डरा के रखते थे। वीरेंद्र, घर से बाहर दूर मत जाना। आज देखो, बच्चों के साथ खेलो, लेकिन घर से दूरी पर नहीं। अंधेरा होने से पहले घर पर लौट आना, नहीं तो वो काला भूत तुम्हें पकड़ लेगा। हम तो डर जाते थे। हम जैसे लड़के, अब हमारे घर का परिवार का मुखिया जब कह रहा है कि बाहर भूत है, काला भूत है, हम उस उम्र में थे कि हर बात को सच मान लेते थे और हम डर करके घर में लौट आते थे। फिर हम अपने परिवार से जिक्र किया करते थे कि भूत देखने में कैसा होता है। और तब मेरी माँ मुझ पर बरस पड़ती थी। अरे, किसने बताया तुम्हें भूत? मुझे डांटती थी, मुझे धमकाती थी कि नहीं, सो जा आराम से, भूत आएगा तो मैं देख लूँगा। मैं सच कहूँ ना, मैं काफ़ी देर भूत प्रेत की बातों को सोचता रहता था। क्या सचमुच में भूत होता है? तो भूत कहाँ पर है? वो मुझे क्यों पकड़ेगा? अगर पकड़ भी लेगा तो मुझसे क्या कहेगा? बचपन में ऐसे ही उलूल जुलूल बातें मैं सोचा करता था। लेकिन धीरे धीरे अब हमारी उम्र बढ़ती गई और इसके बाद सोच में फर्क आता गया। हमारा घर गरीबी से जूझ रहा था। हम 2 भाई और 1 बहन। हमारा बड़ा भाई हमसे भी 2 साल बड़े थे और उनके बाद हमारी एक बहन का नंबर था और तीसरा नंबर मेरा था। अभी ना तो मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी और ना मेरी बहन का रिश्ता हुआ था। मेरा तो नंबर ना जाने कब आता। घर में कुछ ऐसे ही स्थिति चल रही थी उन दिनों। पिता का बीमारी में बहुत सारा पैसा लगता था। बड़े भाई तो शहर में छोटा मोटा काम किया करते थे, लेकिन मैं ड्राइवरी सीखा तो मैं ड्राइवर बन गया था। अब हम दोनों भाइयों का जो सोच था कि देखो, मेरे बड़े भाई वो मुझसे कहा करते थे कि वीरेंद्र, पहले बहन का शादी करते हैं, तू भी कुछ पैसा इकट्ठा कर, और मैं भी कर रहा हूँ। मैं अपने बड़े भाई से यही तो बात मैं कहना चाहता था कि भैया, आपकी शादी तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन बहन का शादी बिल्कुल चिंता का विषय है। और इसके बाद हम लग चुके थे। मैं शहर में आ चुका था और एक कोठी में मुझे नौकरी भी मिल गई थी। अब उस कोठी में छोटा सा परिवार था। 2 बेटे थे और उनके माता पिता थे। छोटा बेटा था, वो विदेश से पढ़कर आया था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई। और उनके जो बड़ा बेटा था, उनका कोई कारोबार था, लेकिन मैं जानता नहीं था कि कौन सा कारोबार है। वो लोग सुबह अपने काम पर निकल जाते थे, बाप बेटा, और घर में अब छोटे साहब रहा करते थे और उनकी मम्मी रहा करती थी। मुझे तो छोटे साहब के नौकरी के लिए रखा गया था। बड़े साहब के लिए और उनके बेटे के लिए तो अलग ड्राइवर था। मैं तो सिर्फ छोटे साहब क्या, जहां उनको जाना होता था मैं लेके जाता था। मेरी ही उम्र के आसपास के थे। अब कुछ दिनों के बाद, अब कहूँ ना कि उनसे ज़रा मैं फ्रैंक हो चुका था। वो भी मुझसे बहुत तरह का सवाल पूछा करते थे। तब मेरे से कहते थे कि वीरेंद्र, तू गांव का रहने वाला है ना? मैं कहता हाँ हाँ छोटे साहब, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। क्या बात है, क्या जानकारी चाहिए आपको? बड़े जिज्ञासु व्यक्ति थे वो। मुझसे अलूल जुलूल सवाल पूछते रहते थे और जो मुझे पता होता था उसका जवाब मैं ज़रूर देता था। लेकिन जब मुझे पता नहीं होता था तो मैं साहब को मना कर देता था। और तब वो मेरी तरफ देखते थे, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम तो गांव के रहने वाले हो भाई, ये सब बातें तुम्हें ज़रूर मालूम होना चाहिए। अब मैं चुप हो जाता। एक दिन बड़े मूड में नज़र आ रहे थे और हम लोग शाम के टाइम उनके मित्र के पास जा रहे थे और वो मुझसे पूछने लगे, वीरेंद्र, एक चीज़ बात बताना मुझे। मैं उनकी तरफ देख के कहने लगा कि जी साहब, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और तब कहते हैं, वीरेंद्र, तूने कभी भूत प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? बड़ा सवाल अटपटा था। मैं साहब की तरफ देखने लगा और कहने लगा, साहब, मैं अपनी नज़र से तो देखा नहीं है, लेकिन सुना मैं बहुत हूँ। हमारे गांव में भी एक काला भूत जब मैं बचपन में था और तब मेरे पिता मेरे माँ डराया करते थे। गांव की बात होती साहब, ये शहर में भूत प्रेत का तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मैं पूछने लगा कि साहब, आपको भूत प्रेत में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? आज ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? और तब साहब चुप हो गए थे। अब बड़े साहब, मतलब छोटे साहब थे हमारे। मैं अब उनसे कैसे जिरह कर सकता था कि आप ऐसा सवाल क्यों पूछे हो?
बड़ा अटपटा लगता। और इसके बाद इस तरह का सवाल मुझसे पूछना बंद कर दिए थे। लेकिन उसी कोठी में मैं रात में रहता था। एक और ड्राइवर जो था वो लोकल था, आसपास का रहने वाला था। वो साहब को ऑफिस से ले आता, बड़े साहब को ऑफिस से ले आता और फिर अपने घर पर निकल जाता था। लेकिन मैं दूर गांव का रहने वाला था ना, तो मुझे एक सर्वेंट क्वार्टर में अब रहने के लिए बोला गया था। मैं वहीं पर रहा करता था। खाना पीना मुझे अंदर से मिल जाया करता था और मेरी तो गाड़ी सही ढंग से चल रही थी। सैलरी भी ठीक ठाक थी और मुझे लग रहा था कि कुछ दिन यहीं पर जमा रहूँगा तो शायद मैं इतना पैसा तो ज़रूर जोड़ पाऊँगा ताकि अपनी बहन की शादी में मैं मदद कर सकूँ। यही तो मेरी मंशा थी और यही तो मैं चाहता था। लेकिन कभी कभी जब सारे लोग इकट्ठा होते थे ना, तब ऊंची आवाज़ में बहस होने लगती थी। और सबसे ऊंची आवाज़ थी बड़े साहब की, यानी छोटे साहब के बड़े भाई का। मैं उनको बड़े साहब कहा करता था और जो उनके पिताजी, मैं उनको बाबूजी कहा करता था। बाबूजी की आवाज़ मैंने कभी इतनी ऊंची आवाज़ में सुना नहीं था। लेकिन जो बड़े साहब थे ना, जब वो ज़्यादा गुस्सा होते थे और तभी उनकी आवाज़ बड़ा ऊंचा हो जाता था। अक्सर रात के टाइम में ऐसी आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी और छोटे साहब भी कभी कभी उनकी ऊंची आवाज़ हो जाती थी। जैसा लगता था कि घर में किसी बात पर बहस हुआ करती है। लेकिन भाई मैं तो नौकर आदमी, मैं अब उस लफड़े में क्यों पड़ना, ना मुझे जानकारी चाहिए और बड़े लोग की बड़े बातें। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा अपने काम से मतलब रखना, बड़े लोग के बीच में आना भी ठीक नहीं होता है। अब मैं वही विद्या अपनाता था कि नहीं भाई, मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है। अंदर क्या चल रहा है मुझे उसकी जानकारी नहीं चाहिए। मैं तो अपनी ड्यूटी पर, अपनी नौकरी पर खुश हूँ। और मैं सो जाता था। वो बहस कब ख़त्म होती थी, क्या होता था, लेकिन जब शुरू होता था ना तो कई दिनों तक चलता रहता था। खास करके रात के टाइम में जब सारे लोग इकट्ठा होते थे तभी ये बहस हुआ करती थी। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। रात को करीब 11 बजा हुआ था। मैं नींद में था तभी मेरे क्वार्टर पर दस्तक होने लगा था। जब मेरे दरवाजे पर दस्तक होने लगा तो मेरी नींद खुल गई। कौन हो सकता है भाई, कौन हो सकता है? मैं सच कहूँ ना, मुझे आशंका थी कि घर में कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो गया है, क्योंकि ऐसा ही अब वहाँ का माहौल बना हुआ था। तभी छोटे साहब का आवाज़ सुनाई पड़ती है, वीरेंद्र उठो, तैयार होकर के मेरे पास में आओ। अब उनका ऑर्डर था, मैं उनका ऑर्डर को कैसे टाल सकता था। मुझे लगा कि साहब को कहीं इमरजेंसी है और रात में जाना है। मैं जल्दी से कपड़े पहनता हूँ और अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ तो साहब बेचैनी से घूम रहे थे। मैं उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा देख रहा था और तब मुझे देख के कहते हैं, वीरेंद्र गाड़ी निकालो और हम बाहर चलेंगे। मैं तो आदेश का पालन करने वाला व्यक्ति था। मैं जाके गाड़ी निकालता हूँ और साहब आके बैठ जाते हैं। पिछली सीट पर अक्सर बैठा करते थे, लेकिन उस रात को वो मेरी बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गए। मैं उनसे बस पूछना चाहता था कि साहब चलना कहाँ है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं उनका गुस्से का रूप जो था ना, मैं पहली बार देखा था। मैं सड़क पर आ गया, मेन सड़क पर आ गया और तब मैं उनकी तरफ देखता हूँ और तब कहते सीधा चलते रहो, सीधा चलते रहो। अब मैं किस लिए उनसे पूछूं कि जाना कहाँ है। गुस्से में काफ़ी दिखाई दे रहे थे। अब मैं उस सड़क पर, मैं यूँ कहूँ कि उस हाईवे पर गाड़ी दौड़ाने लगा था। कम से कम 2 घंटा तक मैं गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते और कभी कभी साहब की तरफ देख लेता था। साहब को अब इतनी थकान होने के बावजूद वो अपना जैसे होश खो नहीं रहे थे, या फिर यूँ कहूँ कि उनका गुस्सा जो था ना वो कम नहीं हो रहा था। कभी कभी गुस्से से मेरी तरफ देख लिया करते थे। अब मैं तो सहम जाता था, आखिर छोटे साहब इतने नाराज़ क्यों हैं, क्या हो गया इनकी लाइफ में, घर में कुछ ऊंच नीच हो गई है, अब बड़े साहब से कहीं लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया। मेरे मन में यही शंका था। तब एक ढाबा का लाइट नज़र आती है। साहब कहते हैं ढाबे पर गाड़ी रोको वीरेंद्र। आदेश का पालन करता हूँ और मैं ढाबे पर गाड़ी रोक देता हूँ और तब कहते हैं कि आ जाओ मेरे साथ में आओ। हम दोनों ढाबे पर पहुँचते हैं। ढाबे वाला भी, अब उसके पास कोई काम ना था, अब आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका था, वो भी ऊँघ रहा था। साहब उसको आवाज़ देते हैं,
अरे भाई कुछ ठंडा वगैरह है, गर्मी की रात थी। तब वो फुर्ती से उठता है, कुछ ठंडा लेके आता है और मुझे भी साहब देते हैं। कहते हैं वीरेंद्र आप पियो, गर्मी भर रात है। जब वो ठंडा पी लेते हैं ना, तब उनके चेहरे का तनाव कम होता है। मेरी हिम्मत अभी भी नहीं थी कि मैं साहब से पूछूं कि क्या हो रहा है आपके साथ, इतना गुस्सा में, इतना तनाव में आप क्यों हो, कौन सा टेंशन आपको अंदर से खाया जा रहा है। लेकिन मैं नौकर आदमी ना, साहब जब गुस्सा उनका ठंडा होता है धीरे धीरे करके, तब वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कुराहट देख करके मेरा हौसला बढ़ता है। तब मैं बोल पड़ता हूँ, साहब एक बात पूछूं। तब वो खुद ही बोल पड़ते हैं कि क्या पूछना चाहता है, मैं खुद ही बताता हूँ। देख भाई, ये मेरे घर का रोज रोज का झगड़ा अब मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मैं जो काम करना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई वो काम करने नहीं दे रहे। देख मैं इतनी पढ़ाई लिखाई किया, मैं विदेश जा कर के इंजीनियरिंग किया। अब मैं चाहता था कि मैं अपना काम करूँ, मैं कुछ चीज़ बनाना चाहता था, लेकिन बड़े भाई टांग लगा रहे हैं, अड़ा रहे हैं, कहा जाए तो वो काम मुझे करने नहीं दे रहे। अब मैं क्या बोलूँ, उनके परिवार का बीच का मामला था। अब वो तो धड़ाधड़ अपनी सारी बात बता रहे थे। कह रहे थे कि देख वीरेंद्र, एक फैक्ट्री हमारी जो बहुत साल पहले बंद हो चुकी है, मेरे पिताजी की गलती थी और उसी गलती की वजह से वो फैक्ट्री बंद हो गई। एक बार बंद हो गई तब से वो दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। ना तो उस फैक्ट्री को उन्होंने बेचा और ना दोबारा से स्टार्ट किया। मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग करके और उस फैक्ट्री को मैं नए सिरे से चालू करूँगा। मैं एक ऐसा मशीन बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे अच्छी प्रॉफिट होगी। इसी चीज़ का मैं पढ़ाई की तो किया था और वो मैं काम करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे बड़े भाई अब मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं कि नहीं, उस फैक्ट्री में ऐसा कुछ है जो हमारा काम फलेगा फूलेगा नहीं। मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्या है उस फैक्ट्री में कि जो हमारा काम फलेगा फूलेगा नहीं। तब मेरे बड़े भाई कहते हैं कि उस फैक्ट्री में भूत है। भला बताओ वीरेंद्र, तुम भी तो गांव के रहने वाले हो। अब मैं तुमसे एक बार पूछा था कि तुमने कभी भूत प्रेत को अपनी आंखों से देखा है, और तब तुम मना कर दिए थे। अरे भाई, ये साइंस का युग है, आज के युग में भूत प्रेत कहाँ होते हैं भाई। अब तो मैं क्या बोलूँ, साहब सब कुछ तो बोल चुके थे। अब मुझे तो अंदाज़ा पहले से था कि अंदर ही अंदर घर में कुछ खिचड़ी पक रही है। लेकिन आज सब कुछ मुझे मालूम हो चला था। तब मैं चुप हो गया। मैं साहब की तरफ देखता हूँ, तब साहब कहते हैं, वीरेंद्र मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुम्हारी नज़र में भूत प्रेत का अहमियत है, भूत प्रेत होते हैं? अब मैं क्या जवाब दूँ जब मैं अपने आँखों से कभी देखा नहीं। तब मैं वही बात कहता हूँ कि साहब होते हैं या नहीं होते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी आँखों से कभी देखा नहीं है। मेरी भी उम्र आपकी उम्र के आसपास रही होगी। बचपन से मुझे डराया गया घर में ज़रूर, तब मैं काला भूत से डर जाया करता था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था। आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप इंजीनियर का पढ़ाई करके विदेश से आए हो, तो मुझसे ज़्यादा तो आप समझदार हो सर। आप जान सकते हो, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। छोटे साहब मुझसे कहने लगे, वीरेंद्र मेरी एक फैक्ट्री है जो मेरे दादाजी के टाइम से स्टार्ट थी, और आखिरकार जब दादाजी मेरा गुजर जाते हैं तब कुछ दिन तक हमारी फैक्ट्री मेरे पिताजी संभालते हैं। इसके बाद कुछ उस फैक्ट्री में कुछ अलग घटने लगता है, जैसे मेरे पिताजी कहते हैं। वो कुछ जो मजदूर लेबर था उनको कुछ अलग चीज़ दिखाई देने लगता है, मशीनें काम करते करते बंद होने लगती हैं। तब अफवाह फैल जाती है कि उस फैक्ट्री के अंदर में भूत घुस आया है। किसी को औरत दिखाई देती है, किसी को बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, किसी को जवान लड़की दिखाई देती है। तरह तरह के लोग अपना अनुभव बताने लगते हैं। इसके बाद जो हमारे फैक्ट्री के लेबर, मिस्त्री, जो भी कारीगर थे वो डर जाते हैं और फैक्ट्री में काम करना बंद कर देते हैं। अब इस घटना के बाद मेरे जो पिताजी हैं, अब वो झाड़ फूँक करने वालों को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि हमने झाड़ फूँक कर दिया और सब कुछ सही हो गया। इसके बाद फिर कोशिश की जाती है, लेकिन वही सब चीज़ें दोबारा से उस जगह पर दिखाई देने लगती हैं। अब की बार जो फैक्ट्री स्टार्ट हुआ था तब पिताजी का कहना था कि कुछ मजदूरों को घायल भी कर दिया था। वो लोग मशीन में घायल हुए थे,
या फिर भूत प्रेत ने किया था, अब कहाँ तक सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन पिताजी का कहना है कि उसके बाद तो सारे मजदूर भाग गए थे। हमें तो मजदूरी नहीं मिलते थे। हमारी फैक्ट्री अभूतः घोषित हो चुकी थी, कोई काम करना चाहता नहीं था। तो आखिरकार हमने फैक्ट्री को बंद ही कर दिया। और इसके बाद हमने कई बार उस फैक्ट्री को बेचने की कोशिश किया, लेकिन सौदा हो जाता था, लेकिन लोग पाक को ना जाने कैसे पता लग जाता था कि ये फैक्ट्री तो भूथा है, और फिर वो सौदा कैंसिल हो जाता था। हमने बहुत बार उस फैक्ट्री को बेचने की कोशिश किया, लेकिन आखिरी चरण तक जा कर के सौदा और फिर वो कैंसिल हो जाता था। और इसके बाद हमने छोड़ ही दिया था, जो मेरे पिताजी बता रहे थे। अब तुम ही बताओ वीरेंद्र, आज के ज़माने में भूत प्रेत कहीं होते हैं? ये तो मन का भ्रम है। हर पढ़ा लिखा इंसान भूत प्रेत को मानता नहीं है। और वो सब वही सब बातें बताने लगे कि हमारे घर में क्लेश हो रहा है रोज। मैं तो वो काम करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं पढ़ाई किया हूँ, लेकिन मेरे जो बड़े भाई साहब हैं और उसमें सपोर्ट मेरे पिताजी भी करते हैं कि नहीं, वो फैक्ट्री को दोबारा खोलने की कोशिश मत करना। मैं ग्राहक तलाश कर रहा हूँ और जल्द से जल्द कोई ग्राहक आ जाएगा और मैं उसको बेच दूंगा। जिस भाव में मुझे अच्छा लगेगा मैं बेच दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस फैक्ट्री को मैं फिर से दोबारा शुरू करूँ। वो मेरे दादाजी ने उस फैक्ट्री को अर्जित किया था, खानदानी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री को मैं खोना नहीं चाहता हूँ, और ना तो मैं भूत प्रेत से डरता हूँ। वीरेंद्र, तुम क्या कहते हो? तुम मेरा साथ दोगे इस काम में? मैं सच कहूँ ना कि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी का साथ दूंगा। इतने बड़े आदमी का मैं तो एक तुच्छ सा ड्राइवर, मेरी औकात क्या थी साहब के आगे में। मैं कहने लगा, साहब मैं तो बस कहूँ ना कि मैं तुच्छ आपके सामने ड्राइवर हूँ। मैं ड्राइवरी के अलावा तो कुछ जानता भी नहीं हूँ, बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। तब मेरे साहब, छोटे साहब हंसने लगे और कहने लगे कि वीरेंद्र, तू मेरा साथ दे, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ पर तू मेरे साथ में शायद की तरह रहना, इतना तो कर सकता है ना। मैं कहने लगा, साहब इसकी फिक्र मत करो, जहाँ कहोगे मैं आपके साथ रहूँगा। चाहे आप जंगल में चलोगे कि वीरेंद्र आज हमें यहीं रात गुजारनी है, तो मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। साहब बड़े खुश हो गए थे। कहने लगे कि वीरेंद्र, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता था। मैंने तुझे एक नज़र में पहचान गया था कि तुम मेरे भरोसे का हो। मेरा भरोसा मत तोड़ना वीरेंद्र। मैं तुम्हारे साथ चाहता हूँ, उस फैक्ट्री को शुरुआत करना चाहता हूँ। ये जो फैक्ट्री हमारे शहर में नहीं है, अलग शहर में है, हमारे शहर से अब अलग है। और वहाँ पर एक हमारी कोठी भी है जहाँ पर हमारा दादाजी रहा करते थे। उस कोठी में हम चल के रहेंगे। उसमें कुछ किराएदार भी हैं, लेकिन ऊपर का मंजिल अभी भी खाली है। हम वहीं पर अपना डेरा जमाएंगे और उस फैक्ट्री को हम दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं कुछ धन तो मेरे परिवार ने, मेरे बड़े भाई ने दे दिया है, लेकिन इतने धन में मैं अपना काम शुरू नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे कम पैसा मिला है कि ताकि मैं अपना काम आगे बढ़ा ना पाऊँ। लेकिन मैं अब ऐसे आदमी को जानता हूँ जो मेरी मदद करेगा। वो बड़े घर का बेटा है जैसा मैं हूँ, लेकिन मेरा परिवार मुझे आगे बढ़ने नहीं देता है। खास करके मेरे बड़े भाई, पिताजी तो मान भी जाते हैं, चलो एक बार इसको फैक्ट्री स्टार्ट कर लेने दो, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम छोड़ देंगे। लेकिन बड़े भाई कहने कि नहीं, इतना हम नुकसान झेल नहीं पाएंगे। मेरे पिताजी तो मान जाते हैं, लेकिन मेरे बड़े भाई टांग अड़ा देते हैं। लेकिन मैं ये काम को जो अपने मन में ठान लिया, मैं स्टार्ट करूँगा। चलो अच्छा हुआ, अब मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अब हम इस काम को शुरुआत करेंगे। चलो अब वापस चलते हैं कोठी, और हम जल्द से जल्द दूसरे शहर में चलेंगे और फिर अपना काम को हम आगे बढ़ाएंगे। सच कहूँ ना कि मैं बड़ा खुश था। छोटे साहब मुझ पर बड़ा यकीन कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे। मैं उनका विश्वास को कभी खोना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि यही वक्त है कि मैं अब उनको साबित करूं कि मैं उनका सबसे बड़ा विश्वास पात्र हूं, और उनका साये की तरह मैं मदद करूंगा। जहां कहेंगे सब कुछ करूंगा। मैं तैयार था। कोठी लौट आते हैं, और तब सुबह का टाइम हो चुका था। साहब अपने कमरे में चले जाते हैं, अब मैं अपने कमरे में। इसके बाद कुछ ही घंटा हम सो पाए थे, और तब मेरी नींद खुल गई थी। शाम के टाइम में जब साहब तैयार होके आते हैं, और उनके पास सूटकेस था।
सूटकेस देख करके मैं अब जान चुका था कि साहब अब चलने के मूड में हैं। वो एक बार जो ठान लेते हैं ऐसा वो ज़रूर करेंगे। मैं तो समझ गया। तब आप मेरे पास में आते हैं, कहते हैं चल भाई हम उसी शहर में चल रहे हैं, पहले तो अपना किसी होटल में हम कमरा लेंगे और उस कमरे कोठी में चलेंगे जहाँ हमें रहना है। उसकी साफ़ सफाई तो करानी पड़ेगी, उसमें ही वक्त लगेगा। अब चलो हम अभी चलेंगे और तब जा कर के हम सुबह तक पहुँच पाएंगे। तुम तैयार हो ना? तब मैं कहता हूँ साहब आपके लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। इसके बाद हमारी गाड़ी चल पड़ती है। बीच रास्ते में खाते पीते आखिरकार हम सुबह तक नए शहर में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर जाकर के साहब अच्छे होटल में कमरा लेते हैं और मुझे अपने साथ ही रुकने देते हैं। हाँ, ये सब मैं देख करके अपने आप को मैं कहूँ ना कि बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ। मैं एक अदना सा तुच्छ नौकर ड्राइवर, अब मुझे वो चीज़ दे रहे थे साहब जैसे अपना कोई भाई देता हो। मैं बड़ा खुश था। मुझे लगने लगा था कि अब ये नौकरी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं साहब पर यकीन करने लगा था, साहब ही मुझ पर भरोसा करने लगे। अब भरोसा से बढ़ के कोई दूसरी चीज़ होती नहीं है। उस होटल में रुकने के बाद हम दोपहर के बाद अब वो कहते हैं वीरेंद्र अब हम चलते हैं उस फैक्ट्री पर, चल के देखते हैं कि वहाँ का क्या पोजीशन है। हम उसके बाद उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ हमारी फैक्ट्री थी। साहब तो कई बार आ चुके थे, लेकिन मैं पहली बार उस फैक्ट्री पर पहुँचता हूँ साहब को लेकर के। मैं देखता हूँ ज़्यादा बड़ी तो फैक्ट्री नहीं थी, वहाँ पर और भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन ये छोटी थी, लेकिन ठीक जगह पर मेन रोड से थोड़ी ही दूरी पर थी। इसके बाद हम वहाँ पर जाते हैं। अब तो वहाँ पर हालत बुरी हो चुकी थी उस जगह का। जब साहब गेट खोलते हैं, ताला खोलते हैं, तब हम बड़ी मुश्किल से अंदर जा पाते हैं। दरवाज़ा भी पूरा जाम हो चुका था, जंग लग चुके थे। जो चलने वाला पहिया था उसमें भी जंग लग चुका था। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा दरवाज़ा खोल पाते हैं। इसके बाद अंदर जाते हैं, तब एकदम देखो जिधर गंदगी का अंबार मचा हुआ है। साहब देख रहे थे, अब मन ही मन आइडिया कर रहे थे कि हमारी जो मशीनें लगेगी इस जगह पे लगेगी, मतलब अपना जो प्लान था अपने मन में तैयार कर रहे थे। तब कहते हैं वीरेंद्र हमें कल से ही लगना पड़ेगा, हमें कुछ मजदूर को ले आकर के पहले साफ़ सफाई, ये पुरानी मशीनें हैं ना, इसको हमें हटाना पड़ेगा। मैं सब कुछ करूँगा, तुम चिंता मत करो और तुम मेरे साथ में रहना। मैं तो इसी काम के लिए अब तैयार हो चुका था। इसके बाद हम फिर होटल लौटते हैं और होटल लौटने के बाद अगली सुबह हम अपने कोठी पर, जो मालिक का कोठी था, एक मंजिल ऊपर का खाली था, वहाँ जा कर के अब वहाँ का हालात देखते हैं। वहाँ पर भी कुछ हालात गंदगी वाला था। तो साहब जो वहाँ का केयर टेकर था उससे बोल करके पूरा कमरा को साफ सुफ करवा देते हैं। फिर हम 2 दिन में उसी कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन फैक्ट्री में भी काम लग चुका था साफ़ सफाई का, और जो साहब काम कराना चाहते थे, पुराने मशीनें जो जंग लगी थी, अब उसको बेच करके और नई मशीनें का ऑर्डर दे दिया था। वो कह रहे थे कि मुझे पैसे का सब कुछ इंतज़ाम हो चुका है, मैंने अपने एक दोस्त से पैसा ले लिया हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा। एक बार हमारी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाए अब फिर तो पैसा मैं छापने लगूँगा। साहब बड़े जोश में थे। वो पढ़े लिखे भी थे, इंजीनियर थे। अब उनको सब कुछ पता था कि मैं जो करूँगा इसमें मुनाफा है या नुकसान है, सब कुछ जानते थे। सच कहूँ ना, मुझे उस फैक्ट्री में जरा भी डर नहीं लग रहा था, ना तो मुझे कोई भूत प्रेत का एहसास हो रहा था। हम रात को 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक वहाँ पर काम करवाते थे। अब पूरा महीना हमारा निकल चुका था, पुराने मशीनें हट चुकी थी। अब 5 नई मशीनें, ऑटोमेटिक मशीनें जो साहब ऑर्डर किए थे वो भी आ चुकी थी। इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था, 5 दिन का उनका काम था। इसके बाद हमारी फैक्ट्री अब बिल्कुल चालू होने के लिए तैयार थी। आज साहब उस मशीनों को ऑपरेटर को ढूंढने लगते हैं, विज्ञापन देते हैं, और वो मशीन का ऑपरेटर भी आ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। मतलब सब कुछ जल्दीबाजी में हो रहा था। वहाँ पर चौकीदार वगैरह हायर अब हो जाता है। मतलब सब कुछ साहब को प्लान जैसा था वैसा ही चल रहा था। जब हम जाते हैं ना, तो पहले की फैक्ट्री का दुर्दशा देख करके अब तो फैक्ट्री चमक रही थी। जिधर देखो उधर ही सफाई सफाई थी। अब वहाँ पर काम करने वाले लोग आ चुके थे, मशीनों का ट्रायल चल रहा था। अभी जो बाहर से इंजीनियर आए थे उस माल को बनाने को, टेस्टिंग करने का कारीगर को बता रहे थे। ये ट्रेनिंग कुछ दिन तक चलना था।
और इसके बाद वो माल निकलना शुरू होता जो साहब चाहते थे। वो कहते थे ये जो मैं पुर्जा बना रहा हूँ ना, इससे एक बड़ी मशीन बनेगी और तुम देखना। वाकई में जो छोटे साहब थे उनके सपने बड़े बड़े थे, लेकिन सपने पर ब्रेक लग गया था। जब वो पूरा ट्रेनिंग हो जाता है और इसके बाद जब फैक्ट्री स्टार्ट होने की होती है, पूजा पाठ सब कुछ हो जाता है, और जब अगले सुबह हमें मशीन स्टार्ट करने को होता है, तभी एक मशीन तो स्टार्ट हो जाती है लेकिन दूसरी मशीन स्टार्ट ही नहीं होती है, तीसरी मशीन स्टार्ट होती है अब फिर रुक जाती है। ऐसे ही एक मशीन छोड़ करके 4 मशीन डेड पड़ चुकी थी। चलो एक मशीन में कोई खराबी आ गए तो मान लेते हैं, लेकिन 4-4 मशीनें जब बंद हो जाती है साहब का दिमाग हिल जाता है। उनको लगता है कि जो इंजीनियर आए थे, इंस्टॉलेशन किया था, कोई ना कोई कमी रह गई थी। उनको दोबारा से बुलाया जाता है। साहब अपने खर्चे पर उनको जल्द से जल्द बुलाते हैं और फिर वो आकर के पूरे मशीन को जांच करते हैं और कहते हैं कि मशीन में कोई कमी नहीं है। मशीन को वो स्टार्ट करके दिखाते हैं, माल भी बना के देखते हैं। हमारा साहब, छोटे साहब हैरान हो जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? आप आए तो मशीन स्टार्ट हो गई और आपके जाने के बाद मशीन बंद हो गई थी। अब उनको रोक लेते हैं 2 दिन तक, उन्हीं के अंडर में माल बढ़ने लगता है। इसके बाद तो साहब खुश हो जाते हैं, और जब साहब खुश तो मैं भी खुश। अब उनकी खुशी देख करके मुझे भी खुशी होती थी। आखिरकार 2 दिन रुकने के बाद इंजीनियर फिर चले जाते हैं। काम शुरुआत हो चुका था, माल तैयारी होने लगा था। अब जो टाइमिंग थी सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक 12 घंटे वो मशीनें चला करती थी, और रात वाला कोई शिफ्ट में अभी काम करने के लिए तैयार नहीं था। जो भी ऑपरेटर थे अभी दिन में काम करने वाले थे। उनसे कहा जाता है कि भाई इतने माल प्रोडक्शन में हमारा काम नहीं होगा, अब कोई अपना साथी देखो, आप तुम्हारी तरह हमें और बंदे की ज़रूरत है जो रात में भी काम कर सके। उनमें जो एक ऑपरेटर था कि साहब मेरे पास में है आदमी, आप कहो तो मैं उनको लेके आता हूँ, लेकिन वो सैलरी अब ज़्यादा मांगेंगे क्योंकि वो काम कर रहे हैं, इन्हीं मशीनों पर काम करते हैं अलग फैक्ट्री में। तब मेरा साहब मान जाते हैं, कहते हैं भाई अगर वो अच्छा काम करेंगे तो मैं उनको अच्छी सैलरी दूंगा और तुम्हारी भी सैलरी बढ़ा दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। मैं दो तरह का काम कराना नहीं चाहता हूँ, सबकी एक बराबर की सैलरी होगी। इसके बाद नाइट शिफ्ट के लिए बंदे मिल जाते हैं, और फिर तो हमारा साहब खुश हो जाते हैं। हम लोग 10 बजे रात तक वहीं पर रुके रहते थे, और जब साहब कहते थे कि हाँ अब सब कुछ सही चल रहा है, जब हम उस कोठी में आते थे जो साहब की कोठी थी, तब साहब कहते थे कि वीरेंद्र देख ले। अब हमारे पिताजी का कहना था, मेरे बड़े भाई का कहना था कि फैक्ट्री में भूत प्रेत रहते हैं। कहाँ गई सब भूत प्रेत? अब देखो फैक्ट्री हमारा सही ढंग से चल रहा है। सब बकवास था, सब कुछ ऐसे ही प्रपंच रचा गया था, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। ना तुमने देखा ना हमने देखा। मुझे भी खुशी हो रही थी कि चलो साहब का सपना पूरा हो रहा है, लेकिन ये सपना ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। आखिरकार 10 दिन के आसपास में जब नाइट में काम रुक जाता है, तब साहब घबरा जाते हैं। नाइट वाला का कहना था कि यहाँ पर कुछ ऐसे माहौल हमें बन रहे हैं जो हमें डर लगने लगा है। जब साहब उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या बात है, तब कहते हैं कि साहब यहाँ पर एक औरत दिखाई देती है, उम्र में और नौजवान सी लगती है। मुझे तो लगा था कि शायद हमारे दिमाग का भ्रम है, आँखों का भ्रम है, लेकिन साहब कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, हम रात में काम नहीं कर पाएंगे। जब एक आदमी अब रुक जाता है तो बाकी आदमी भी डर जाते हैं, वो भी मना कर देते हैं। रात का काम वाला प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, और जब रात का कैंसिल हो जाता है ना, तो दिन वाला भी है ना, वो भी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक काम करेंगे, 9 बजे रात तक नहीं करेंगे साहब, ये तो आपकी भूतिया फैक्ट्री है। वो पूरा इतिहास निकाल लेते हैं काम करने वाले। ये फैक्ट्री तो सालों साल बंद रही है, इसमें भूत प्रेत का चक्कर साहब। सच कहे ना, साहब का अरमानों पर पानी फिर गया था, कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। वो जो ऑपरेटर थे दिन वाले, वो भी धीरे धीरे करके काम छोड़ के चले गए, और उनका कहना था कि जान है तो जहान है, हम पैसा कमा के क्या करेंगे आज जब हमारी जीवन ही नहीं बचेगा। इतना वो डर चुके थे रात की घटना से, जो उनको एक जवान औरत, एक महिला और रात को दिखाई पड़ती थी।
और रात वालों ने पूरी अफवाह फैला दी कि तो हॉन्टेड फैक्ट्री है, पहले का इतिहास निकाल लेते हैं, अब पूछने से सब कुछ पता लग जाता है। और इसके बाद तो फैक्ट्री बंद हो जाती है। साहब बिल्कुल निराशा में पड़ जाते हैं। उनका निराशा देख करके मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं साहब को समझाता हूँ, अरे ये चलिए, अब तो यहाँ के लोकल बंदे हैं, अगर हम बाहर से बंदा ले आएंगे, हम दूसरे सिटी में चलेंगे, वहाँ से ऑपरेटर लेके आएंगे और आपकी फैक्ट्री चलेगी। साहब मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, देखो वीरेंद्र, तुम भोले इंसान हो। जब एक बार हमारी फैक्ट्री हॉन्टेड घोषित हो गई ना, अब और अफवाह फैल गया है, कोई भी काम करके राजी नहीं होगा। अब मैं इस चीज़ को जड़ तक पहुंचना चाहता हूं, और जब तक हम उस चीज़ को ढूंढ नहीं लेंगे ना, हम चाहे कितना भी पैसा लगा लें, कितना भी हम खर्च कर लें, कितना भी हम अपना काम को आगे बढ़ा लें, लेकिन हमारा काम रुक जाएगा। हमें उस बीमारी तक पहुंचना है, हमें उस चीज़ को पता करना है कि वास्तव में रात में ऐसा होता है क्या। तुम मेरा साथ दोगी, तुम मेरा साथ दोगी। मैं कहने लगा, साहब बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। हम रात को चलेंगे, हम रात को उन मशीनों को चलाने की कोशिश करेंगे। मैं तो इंजीनियर हूँ और मैं तुम्हें ही बता दूंगा कि कैसे ऑपरेट करना है। हम दोनों मिलकर के दो मशीन तो चला ही सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर बीमारी का जड़ क्या है। वास्तव में वहाँ पर कोई जवान महिला क्या हमें नज़र आती है? अगर नज़र आती है तब हम मान लेंगे कि ये फैक्ट्री हॉन्टेड है, और नहीं तो हम इसको अफवाह ही समझेंगे। लेकिन बीमारी को हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये नासूर बन जाएगा। अब बन ही चुका है, हमारे पास में कोई लेबर काम नहीं करेगी। वीरेंद्र, हम इसी जड़ तक जा कर के बीमारी को ख़त्म करना है, और तुम मेरा साथ देना। मैं तो तैयार हो गया था। पहली बार मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई थी। जब मैं जान लेता हूँ कि वो फैक्ट्री हॉन्टेड है और हम उस जगह पर रात में जाके काम करेंगे, तो डर तो लगना ही था। लेकिन जब साहब हमारे साथ में हैं, छोटे साहब हैं, तो मुझे क्यों डर लगे भाई। लेकिन एक घबराहट जरूर महसूस हो रही थी। और इसके बाद हम दिन में नहीं, अब साहब क्या करना कि हमें माल बनाना नहीं, हमें तो देखना है कि वास्तव में ऐसी बीमारी हमारे फैक्ट्री के अंदर में है क्या, ऐसी कोई जवान महिला नज़र आती है क्या, वो वास्तव में कोई भूत प्रेत है या फिर कुछ और चीज़ है। साहब उस जड़ तक पहुंचना चाहते थे। और इसके बाद हमारी नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी थी। हम 10 बजे साहब को लेके पहुंच जाते थे, कुछ चाय पानी थर्मस में रख करके, और फिर अपना काम को हम स्टार्ट कर देते थे। साहब अब मैं दोनों मिल करके मशीन ऑपरेट करते थे, माल तैयारी हो रहा था। लेकिन मेरी नज़र जो थी ना, हर तरफ घुमा करती थी। वास्तव में इस जगह पर कोई औरत आती है क्या, औरत इस जगह पर रहती है क्या, मुझे यही चीज़ तो देखना था। और साहब भी चौकन्ना रहते थे, उनकी आंखें बिल्कुल हर तरफ घूमती रहती थी, मशीन पर भी ध्यान रहता था। और इसके बाद हर जगह का जायजा लेते रहते थे। लेकिन 3 दिन बीत जाता है, 3 दिन हम नाइट ड्यूटी करके थक जाते हैं, लेकिन अभी तक उस औरत का अता पता नहीं था। साहब संदेह करने लगे थे। अब मुझसे कहते थे कि वीरेंद्र, क्या तुम्हें लग रहा है कि हम उस औरत को अब ढूंढ पाएंगे, उस बीमारी को हम जड़ से ख़त्म कर पाएंगे? दिन रात तो हो गया वीरेंद्र। अगर वो औरत हमारी फैक्ट्री में रहती है, वो कोई भूत प्रेत है, तो अब तक जैसे मजदूरों के पास पहुंची थी, हमारे पास ही पहुंच जाती। हम अपनी आंखों से देख लेते और तब हम विश्वास कर लेते, और फिर उसका उपाय हम जरूर सोचते। लेकिन पहले नज़र तो आए। हम तो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, हम कैसे विश्वास कर लें। मैं कहता हूँ साहब, अभी तो 3 दिन हुआ है ना, कुछ दिन और हम करके देखते हैं, शायद कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जो आप चीज़ ढूंढना चाहते हो। साहब मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मेरा भी यही विचार चल रहा है कि हम नाइट ड्यूटी करते रहेंगे जब तक हमें लगता है कि उस औरत तक हम पहुंच सकते हैं। हम 15 दिन तक ऐसा करेंगे। अगर 15 दिन तक अंदर में वो औरत हमारे आसपास में नज़र आ जाएगी, तो हम समझ लेंगे कि ये भूतिया फैक्ट्री है, और फिर हम अपने मशीनें उठा लेंगे। कहीं पर हम किराए का फैक्ट्री देख करके अपने मशीनें लगा लेंगे। इस जगह को हम छोड़ देंगे, हम भी भूतिया घोषित कर देंगे। लेकिन जब तक उस औरत को देख नहीं पाएंगे, हम कैसे मान लें वीरेंद्र? साहब भी अपनी जगह पर ठीक थे, और आखिरकार हमारी नाइट ड्यूटी चलने लगी थी। हम रात में जाते थे 10 बजे के आसपास, और फिर मशीन स्टार्ट करके अब ऑपरेटर का काम बैठना ही था। सब कुछ साफ सेट कर देते थे,
और निगाह रखते थे, माल बनता था और वो भी हर तरफ देखते रहते थे, मैं भी निगरानी करता रहता था। लेकिन 10 दिन हो गया था, वो एक बार भी ना मुझे दिखाई पड़ी और ना छोटे साहब को दिखाई पड़ी। छोटे साहब को लगने लगा ये सब अफवाह फैलाई गई है, ये अफवाह है और कुछ नहीं है। अगर भूत प्रेत होता तो पहली रात में ही दिख जाता, इतना टाइम क्यों लगाता? तुम क्या कहते हो वीरेंद्र? तब मैं कहता हूँ साहब, अब मैं क्या बताऊँ, आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, मैं तो बस अपने आप को एक तरह से अनपढ़ ही मानता हूँ। आप जो भी आप सोचोगे बिल्कुल ठीक ही सोचोगे। अगर आपको रुकना है तो रुक सकते हैं, अगर कुछ दिन और कर लेते हैं तो भी कर लेते हैं। अभी तो 10 ही दिन हुआ है, आपने तो बोला था कि हम कम से कम 15 दिन करेंगे, तो करके देख लेते हैं। साहब भी तैयार हो गए थे और इसके बाद हम लोग अब 11वें दिन रात को पहुंच गए थे। मौसम थोड़ा सा खराब था, लग रहा था कि कभी न कभी रात में ही बारिश हो जाएगी। दूर बिजली चमक रही थी, गड़गड़ाहट चमक हमें महसूस हो रहा था, दिखाई दे रहा था। हमारी मशीनें चल रही थी, उसमें प्रोडक्शन निकल रहा था। हम और हमारा साहब यही तो सब देखना चाहते थे कि वास्तव में हमारी फैक्ट्री के अंदर में कोई भूत प्रेत नाम का चीज़ है या नहीं है। अचानक जो मौसम दूर कहीं पर लग रहा था कि बारिश हो रही है, और उधर का रुख पलटता है और हमारी फैक्ट्री की तरफ होने लगता है। कुछ ही देर के बाद में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। अब हमारी फैक्ट्री में ऐसा कोई जगह नहीं था कि बारिश टपक पड़े। नई मशीनें लगी हुई थी और साहब ने अच्छी तरह से फैक्ट्री को रेनोवेशन कराया था। हमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, लेकिन अचानक बिजली चली जाती है। बिजली जाने के बाद पूरा अंधेरा हो जाता है। हमें तो इतना भी मालूम नहीं था कि रात में कभी बिजली नहीं गई थी, आज चली जाएगी। लेकिन वहाँ पर टॉर्च वगैरह का व्यवस्था भी था। अब इमरजेंसी में वही तो काम आ सकता था। हर मशीनों पर एक टॉर्च रखा हुआ था जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे, और वही टॉर्च अब हमारे पास में था, साहब के हाथ में था, मेरे हाथ में था। हम टॉर्च जला करके अब मैं साहब से बोल रहा हूँ कि देखिए ना साहब, बरसात की वजह से बिजली चली गई, नहीं तो बिजली जाती नहीं थी। तब साहब कहते हैं कि हाँ कुछ देर में आ जाएगी, ये बरसात का असर है। अब बरसात में तो बिजली कटी जाती है, करंट बहने का खतरा होता है। हम लोग अभी बात ही कर रहे थे, तभी ऐसा लगा कि हमारे बगल से कोई दौड़ता हुआ साहब की तरफ चला गया है। सन से मेरा जी हो गया था, मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि बस यहाँ से एक औरत गुजरी है, परछाई की तरह ऐसा भागी है कि मैं बस देखते ही रह गया था। आधा सांस मेरा ऊपर रह जाता है और आधा नीचे। मैं कभी भी इतना डरा नहीं था, आज जो मुझे वो डर लगा था। मैं साहब की तरफ देखता हूँ तो साहब मशीनों के पास कुछ कर रहे थे, उनको तो एहसास भी नहीं था कि कोई उनके बगल में जा करके खड़ा हो गया है। अब मैं साहब को बोलता हूँ साहब पीछे देखो, साहब पीछे देखो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आवाज़ मेरे गले में घूंट रही है, मेरी आवाज़ गले से बाहर नहीं निकल रही है। मैं पसीने पसीने हो चुका था, ऊपर बिजली कड़क रही थी, धमाधम बरसात शुरू हो चुकी थी, आसमानी शोर बिजली का कड़कने का। वो आवाज़ मैं जो निकालना चाहता था साहब को कि पीछे देखो पीछे देखो, वो वाकई में जैसे मजदूर बता रहे थे वैसे ही एक खूबसूरत महिला, मैं महिला नहीं कहूँगा, बिल्कुल जवान लड़की, उम्र शायद 20 से लेकर 25 साल का, साहब के पीछे जाके खड़ी हो गई थी। मेरी तो हालत पंचर हो गई थी। मैं आवाज़ लगा रहा हूँ लेकिन आवाज़ निकले तब ना। तभी साहब टॉर्च का रोशनी पीछे आ जाता है। आज जैसे ही वो उस औरत को देखते हैं, साहब का जैसे वहाँ पर फ्रिज हो गए थे, चमकती हुई उसकी आंखें। और साहब देख करके तो अपना होश ही खो बैठे थे। वो साइंस के युग के बच्चे थे, साइंस पढ़े थे, इंजीनियरिंग पढ़े थे। आज जब उस औरत को इतने अपने नज़दीक देखते हैं और उस कंडीशन में अपना होश ही खो देते हैं, धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। उनको क्या हुआ था वो तो मुझे कुछ भी नहीं मालूम। वो औरत मेरी तरफ मुड़ती है, मेरा तो कलेजा जैसे एकदम कहूँ ना उछलने लगा था, जैसे मेरे साहब को मार दिया मुझे भी मार देगी। मैं तो यही समझ रहा था कि साहब को उसने मार दिया है, अब मेरा नंबर है। मैं हाथ जोड़ने लगता हूँ और मैं जो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, धीरे धीरे आवाज़ निकलने लगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम इस फैक्ट्री में कभी नहीं आएंगे,
आज के बाद इस फैक्ट्री में कभी नहीं आएंगे। वो औरत मुस्कुराती है, मेरे पास में आके खड़ी हो जाती है, कहती है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू इस फैक्ट्री का मालिक है, ये नौजवान फैक्ट्री का मालिक है, तुम में से कौन मालिक है? मैं, आप जो साहब ज़मीन पर गिरे हुए थे, मैं कहता हूँ मालिक वो हैं, मैं तो ड्राइवर हूँ, साहब का ड्राइवर हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, आपने मेरे साहब को मार दिया है, आपने मेरे साहब को मार दिया है। तब वो मुस्कुराती है, कहती है, अभी मारा कहाँ है, अभी तो हमने छुआ नहीं, वो तो मुझे देख करके ही बेहोश हो चुका है, वो मुझे देख करके सामना नहीं कर पाया। तुम ड्राइवर हो, मतलब इस साहब का तुम नौकर हो? मैं कहता हूँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आप हम दोनों को छोड़ दीजिए, मेरे साहब जिंदा है ना, मेरे साहब जिंदा है ना। मैं तो जैसे उसका पैर पकड़ने वाला था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसके पैरों को हाथ लगा सकूं। मैं तो इतना डरा हुआ था, कभी ज़िंदगी में नहीं डरा था, मैंने कभी भूत प्रेत नहीं देखा था, और मैं आज बिल्कुल अपने समीप पर उस भूत लड़की को देख रहा था, जो देखने में बिल्कुल नौजवान खूबसूरत लग रही थी, बस आंखों का रंग अलग था। आज जब बिजली चमकती थी ना, आज जब प्रकाश होता था, आज तब मैं उसको पूरी तरह से साफ देख पाता था। उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी मुझे नजर आती थी। कपड़ा लता जिसे पहन रखा था पुराने जमाने का स्टाइल का, लेकिन थी खूबसूरत लड़की। मैं कहूँ ना, बस मैं कह रहा था कि आप हमें छोड़ दीजिए, हम दोबारा इस फैक्ट्री में कभी नहीं आएंगे, हम जान चुके हैं कि आप इस फैक्ट्री में रहती हो। तब वो कहती है, क्या तुम लोग इस फैक्ट्री को दोबारा से चालू करना चाहती हो? मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, अब हम कभी नहीं करेंगे, इस फैक्ट्री से हम कभी अब कोई काम नहीं करेंगे। मैं जैसे ही होश आएगा मालिक को मैं बता दूंगा कि यहाँ पर हम लोग रहेंगे नहीं, हम यहाँ पर फैक्ट्री खाली करके चले जाएंगे, हम यहाँ पर कभी रुकेंगे नहीं, ना कोई काम करेंगे, इस फैक्ट्री को हम छोड़ देंगे जैसे कि तैसे, ये आपका घर है, हमें मालूम है। मैं सब कुछ ना जाने क्या क्या बोलने लगता हूँ, तब वो मुझे डांटती है, कितना बोलता है, पहले तो बोल नहीं रहा था, अब कितना बोलना शुरू कर दिया है, शांत हो जा, शांत हो जा, अपने मालिक को उठा, अपने मालिक को उठा, होश में ले आ उसको। मैं कहूँ ना, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन जब मुझे वो गुस्सा मैं बोलती है, तब मेरे हालत ख़राब हो जाता है। अब मैं सोचने लगता हूँ कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, ये मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं जाता हूँ साहब के पास में, उठाने की कोशिश करता हूँ, साहब उठिए, साहब उठिए, लेकिन साहब तो जैसे बेहोशी में चले गए थे, इतना देख कर के डर चुके थे, और वो भूत प्रेत को मारने वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन अब तो बेहोशी में था। मैं कई बार कोशिश किया लेकिन उठ नहीं पाते। तब मुझे बुलाती है, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, देखो तुम वाकई में इस फैक्ट्री को चला सकते हो, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन एक हमारी शर्त है, अपने साहब को कहना जब ये होश में आ जाए ना, मुझसे मिलेगा, मुझसे बात करेगा, अगर वो मेरे से बात करता है, मुझसे मिलता है, मेरी कंडीशन को मान लेता है, तब मैं इस फैक्ट्री को शुरुआत करने दे सकती हूँ। अब तुम जाओ, अपने मालिक को उठाओ, तुम लोग इस फैक्ट्री से दूर मत भागना, अगर वास्तव में तुम्हें इस फैक्ट्री में काम करना है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जो भी यहाँ का समस्या है सबको समाधान कर दूंगी, लेकिन इसके लिए हमारे साथ तुम्हें बात करनी पड़ेगी, हमारे कंडीशन को माननी पड़ेगी। अपने साहब को उठाओ, अगर अभी होश में आ जाता है तो हम आज ही बात करेंगे, अगर नहीं आता है तो कल हम इसी रात में तुम्हारे पास में आएंगे, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम लोग एक बार भाग गए ना, तो इस फैक्ट्री में दोबारा तुम लोग घुस नहीं पाओगे, सदा के लिए तुम्हारा रास्ता बंद हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि फैक्ट्री जैसे पहले चला करती थी, तो ये फैक्ट्री फिर से शुरुआत हो जाए, तब तुम बिल्कुल सही, अब मतलब सही बात करना चाहते हो, तो हमसे आकर के मिलना पड़ेगा, हमारी शर्तों को मानना पड़ेगा, तब तुम्हारी मैं सहायता कर सकती हूँ। जाओ अपने साहब को उठाओ, अगर उठ जाता है तो हम इसी समय उससे बात करना पसंद करेंगे। मैं भागता हूँ, साहब को उठाता हूँ, लेकिन साहब तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे, जिंदा बस थे, सांस चल रही थी। तब मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मैं कहता हूँ साहब शायद उठ नहीं पा रहे हैं, मैं अब क्या करूँ, मैं अब क्या करूँ? तब वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं, कल आ जाना, अपने साहब को समझा देना कि अगर ये फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो आ करके मिलना पड़ेगा, हम आमने सामने बैठ कर के बात करेंगे, अगर हमारी सब शर्तों को मान लिया जाता है तब हम इस फैक्ट्री को चलने दे सकते हैं, नहीं तो तुम इस फैक्ट्री को चला भी नहीं पाओगे। मैं कहूँ ना,
मैं कुछ बोलता उससे वो पहले वो मुड़ती है और फिर अंधेरे साइड में चल देती है। बिजली की रोशनी तो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। हाँ, जो बाहर बिजली चमक रही थी, आसमानी बिजली, उसी की रोशनी में देखता हूँ वो एक जगह पर जा कर के गायब हो जाती है। सच कहूँ ना, मैंने कभी भूत देखा नहीं था, डरावने किस्से जरूर सुने थे। हाँ, जब मैं अपने सामने भूतनी को देखता हूँ तो कलेजा हिल जाता है। हाँ, इसके बाद मैं साहब को उठाने लगता हूँ, लेकिन साहब तो जैसे होश ही में नहीं आ रहे थे। मुझे लगने लगा कि इनको डॉक्टरी सहायता की जरूरत है। मैं कंधे पर टांग करके उस फैक्ट्री से निकलता हूँ और अपने बरसात में भीगते हुए साहब को कार में डालता हूँ और फिर एक पास के हॉस्पिटल की तरफ निकल पाता हूँ। अभी हॉस्पिटल के गेट पर ही पहुँचा था और तभी साहब आंखें खोल देते। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? और तब मैं मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन डर अभी भी मेरे शरीर से निकला नहीं था। साहब, आप होश में आ गए, मैं तो आपको हॉस्पिटल में लेके आ रहा था। कहते हैं कि हॉस्पिटल क्यों, क्या हुआ था? मुझे लगने लगा कि अब सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। अब मैं उसकी कही हुई बातें सब कुछ बताने लगता हूँ। अब मैं कहता हूँ, साहब, अगर आपको इस फैक्ट्री को चलाना है तो उसके आमने सामने बैठ कर के बातें करनी पड़ेगी और उसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशन को मानना पड़ेगा। और उस लड़की ने कहा है कि हम आपको पूरी सहायता करेंगे फैक्ट्री चलाने में। अगर हमारी बात को मानोगे तभी फैक्ट्री चला पाओगे। अगर एक बार भी इस फैक्ट्री को तुम फिर छोड़ के चले जाते हो तो दोबारा इस फैक्ट्री में कभी भी नहीं आ पाओगे। साहब सुनते हैं और अभी भी जैसे डरे हुए थे। कहते हैं, हाँ, मैंने उस औरत को देखा था। जैसे मैं मुड़ता हूँ, टॉर्च की रोशनी उसकी चेहरे पर पड़ती है। अब मैं उसकी आंखों को देखता हूँ और तभी मुझे ऐसा झटका लगता है, अब मुझे कुछ याद ही नहीं है। क्या वही भूतनी थी जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे? तब मैं कहता हूँ, साहब, वही थी जो मजदूरों ने देखा हुआ था। शायद वो मजदूरों से बात करना चाहती थी, लेकिन वो मजदूर देख करके पहले ही डर चुके थे, भाग खड़े हुए थे। वो हम लोगों से बात करना चाहती थी उसी टाइम, लेकिन आप होश में नहीं थे। उसने कहा कि उसी टाइम आज रात को आकर के हमारे आमने सामने बैठो, अब फिर हम शर्त बताएंगे। अगर आप लोग शर्त मान लेते हो तब हम इस फैक्ट्री को शुरुआत करने में आपकी मदद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग कुछ भी कर लो, इस फैक्ट्री को आप लोग चला नहीं पाओगे। साहब जब सुनते हैं ना, हैरत में आ जाते हैं। उस भूतनी ने तुमसे कहा तुम्हारे पास खड़ी होकर के? मैंने बोला, हाँ, बिल्कुल मेरे पास में खड़ी थी, आपको होश में लाने के कह रही थी। मैं कई बार आपको होश में लाने की कोशिश किया, लेकिन आप होश ही में नहीं थे। अगर होश में होते तो ये फैसला वहीं उसी जगह पर हो जाता। साहब घबराए हुए थे। कहने लगे, तुम सही सलामत हो ना? तुम्हें कोई चोट नुकसान तो नहीं पहुंचाई है ना? तब मैं कहता हूँ, नहीं, मुझे तो उसने छुआ तक नहीं है। वो दूर खड़ी थी मेरे से कुछ कदम पीछे, मेरे से बातचीत कर रही थी। मुझे भी लगा कि शायद आपको उसने मार दिया है, अब मेरा नंबर है। मैं अपने डर जो था सीने में सब कुछ साहब को बताने लगता हूँ और साहब भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं, तुम वाकई में सही सलामत हो ना? तब मैं कहता, साहब, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। अब फैसला आपके ऊपर में है, क्या आप उससे दोबारा मिलना चाहोगे? साहब कहने लगे, पहले हम चलते हैं अपने कोठी पर। अभी हमें सोचने समझने का ताकत नहीं है, चलो कोठी चलते हैं। हॉस्पिटल में तक पहुँचने पाते हैं, हम कोठी लौट आते हैं और इसके बाद हम लोग सो नहीं पाते, उसी विषय पर चर्चा होता रहता है। आखिरकार जब सुबह होता है तब साहब कहते हैं, हम मान लेते हैं कि वही प्रेतात्मा है। अगर हम लोग को मारना चाहती थी तो आराम से मार सकती थी। तुम भी सही सलामत हो और मुझे तो ना जाने क्या हो गया कि मैं बेहोशी में चला गया था। अगर मैं बेहोशी में नहीं होता तो शायद हम लोग उनसे बातचीत कर लिए होते और वो जो भी कंडीशन था हम मान लेते। चलेंगे हम रात में। साहब कहते हैं, जब हम लोग को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया तो हम लोग डरे क्यों? चल के उसके आमने सामने बैठेंगे और बातचीत करेंगे, आखिर वो चाहती क्या है। मैं दिन भर हम लोग सोते रहे और इसके बाद मैं अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि ना जाने आज रात को क्या होगा। अगर उसकी कंडीशन साहब नहीं मानेंगे, शायद वो गुस्सा हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी, शायद हम पर हमला भी कर सकती है, हमारे साथ कुछ बुरा भी कर सकती है। आखिरकार शाम के टाइम मैं साहब के पास जाता हूँ। साहब उठ गए थे, नींद उनकी पूरी हो चुकी थी। मैं साहब के सामने बैठ जाता हूँ। कहते हैं, वीरेंद्र, तुमने कुछ सोचा है क्या अलग चीज़? मैं कहता हूँ, साहब,
मुझे तो डर लग रहा है। मुझे तो अभी से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अगर उसकी कंडीशन हम लोग नहीं माने, जो ऐसा कंडीशन कुछ बताती है, तब क्या होगा साहब? कहीं हम लोग को नुकसान न पहुंचा दे। आप जो मेरे छोटे साहब थे, कहते वीरेंद्र तो घबरा गया। हमें घबराना नहीं है, हमें उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। अब तुम कहते को प्रेतात्मा है या कोई भूतनी है, तो हमें उस चीज़ को परखना है कि वास्तव में वो है कि नहीं है। कोई बनावटी चीज़ तो नहीं है, हमें डराने के लिए ऐसा प्रपंच तो नहीं हो रहा है। जब तक हम उसके आमने सामने नहीं होंगे, हमें कुछ पता ही नहीं लगेगा। अब तुमने अपनी नज़र से देख ली, तुमने उसको सही ढंग से परखा है कि वास्तव में भूतनी है या फिर वो इंसान का कोई रूप है और स्वांग रच के हमारी फैक्ट्री में आ चुका है भूतनी बन करके। ऐसा भी तो हो सकता है। साहब का दिमाग बहुत तेज चलता था। वो दोनों तरफ सोचने लगते हैं कि हो सकता है कि कोई इंसानी लड़की हो और वो चाहती है कि फैक्ट्री ना चले। कुछ हमारे दुश्मनों का अब किया धरा भी हो सकता है, वो उस तरफ भी देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ मैं उनको समझा भी रहा था कि मैंने मान लिया, चलिए अगर इंसान होगी तो उसका भेद खुल जाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि अगर वो सही में भूतनी है, अगर ऐसा कुछ कंडीशन बता देती है जो शायद हम लोग पूरा ना करेंगे, तब क्या होगा उस टाइम में? आपने इस विषय पर कभी सोचा है? तब साहब कहते कंडीशन मान लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? वाकई में मैं जो साहब को समझाना चाहता था, शायद साहब समझ नहीं पा रहे थे। मैं कितना समझाऊं, आखिरकार मैं भी अब शांत हो जाता हूं। 10 बजे हम फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। मैं तो अंदर से डरा हुआ था, लेकिन साहब को मैं देखता हूं, वो बिल्कुल चुस्त दुस्त नजर आ रहे थे। आखिर इतना कमजोर कैसे थे? उस लड़की की आंखों में देखते हैं और झट से बेहोश हो जाते हैं। क्या डर गए थे या हैं कमजोर? अगर अपने आप को इतना साहसी मानते हैं तो उस औरत का सामना क्यों नहीं किया, उस लड़की का सामना क्यों नहीं किया? क्यों बेहोशी में चले गए थे? लेकिन थे तो मेरे मालिक ना। हम उस मशीनों को फिर से स्टार्ट कर देते हैं। हमारी नज़रें हर तरफ दौड़ने लगती हैं। आज तो मौसम भी साफ था, बिजली सही ढंग से चल रही थी, मशीनें स्टार्ट हो गई थी, प्रोडक्शन चल रहा था। लेकिन मेरी नज़रें हर तरफ दौड़ रही थी। ना जाने किधर से वो प्रेतात्मा आ जाए और कब हमारे बीच में आके खड़ा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। रात का करीब 12:30 बज चुका था और तब मेरे छोटे साहब कहते हैं, वीरेंद्र वो आएगी भी कि नहीं आएगी? मैं कहने लगा, साहब मैं कैसे बोल सकता हूँ, उसने तो बोला था कि तुम लोग कल आना। हम तो पहुँच गए हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आई। साहब मेरी तरफ देख के मुस्कुराते हैं, वीरेंद्र आज मैं पूरी तैयारी से हूँ। मेरे पास में कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं परख लूँगा कि वास्तव में वो इंसान है या फिर कोई भूतनी है। मैं कहने लगा, ऐसे क्या चीज़ लेके आए हो? तब कहते हैं, मैं विदेश में रहता हूँ ना, हमारे पास में एक ऐसा कैमरा है छोटा सा, अगर मैं उससे तस्वीर ले लेता हूँ तब मुझे सच्चाई मालूम हो जाएगा कि वास्तव में इंसान है या फिर कोई प्रेतात्मा। वो कैमरे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। ये तो साहब इंजीनियर थे, विदेश में पढ़ाई करके आए थे, अब उनका हाल तो वही जाने। अब मैं घबराया हुआ था और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, जरा से भी फैक्ट्री में खटका होता था तो मुझे लगता था कि वही आ गई, वही आ गई। मैं कांप जाता था। लेकिन साहब को मैं देखता हूँ बिल्कुल निश्चित थे, उनकी नज़रें हर तरफ दौड़ रही थी और आखिरकार एक पल के लिए लाइट छम छम करती है और तब तक अंधेरा हो जाता है। जो आसपास के बल्ब थे, रोशनी थे, टिमटिमाने लगते हैं और तभी मुझे संदेह हो गया कि वही रात फिर से होने वाला है जो कल रात में हुआ था। आज तो मौसम बिल्कुल साफ था, बिल्कुल कहीं पर बादल नहीं, और तब आज बिजली क्यों कट रही है? बल्ब टिमटिमाते हैं और फिर जैसे बल्ब में बिजली आनी बंद हो गई हो, पूरा अंधेरा हो जाता है। साहब तो पूरी तैयारी से थे, टॉर्च तो मैं भी उठा लिया था, रोशनी ऑन कर दिया था और साहब भी। और दूसरे पल मैं एक नन्हा सा कैमरा देख रहा था और उस कैमरे को अपने हाथ में ले लिए थे। आसपास के जो फोटो थे वो शूट कर रहे थे, जैसे वहाँ पर कोई प्रेतात्मा खड़ी हो। लेकिन शायद उनको अभी कोई प्रेतात्मा नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन मैं तो बहुत डरा हुआ था। मेरे तो हाथ पैर कांपने शुरू हो गए थे। मुझे लगा कि बस अंधेरे में से कहीं से निकल के आएगी और फट से सामने खड़ी हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, मैं तो सोच के काम हो गया था। अगर हम या हमारा मालिक उसका कहना मान लेते हैं तब तो
हम सही सलामत रहेंगे। अगर हम उसके कहना नहीं मानते तो शायद जाते जाते वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा था। अब वही हुआ जिसका हमने कल्पना किया था। साहब तो दूसरी तरफ में थे, शायद अपने फ़ोटो वगैरह ले रहे थे, और उसी वक्त हमारे पास में आकर के और वही लड़की खड़ी हो जाती है। वैसा ही वेशभूषा, कोई बदलाव नहीं, वैसे ही आंखों में जैसे रोशनी जल रही हो। आज जैसे ही आती है मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं। मैं साहब को चिल्लाना चाहता हूँ कि साहब कहाँ आप फ़ोटो ले रहे हो, इधर मुड़ो इधर मुड़ो, लेकिन जैसे कल रात हुआ था आज भी मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। तभी वही लड़की साहब को इशारा करती है, आवाज़ देती है, हेलो हेलो, इधर देखो इधर देखो। उधर कहाँ फ़ोटो ले रहे हो, मैं तो इधर खड़ी हूँ। आज जैसे ही साहब घूमते हैं और टॉर्च की रोशनी चेहरे पर पड़ती है, बस ऐसा लगा कि गिरने वाले थे, लेकिन आज गिरे नहीं। वो कैमरा चालू रखे हुए थे, कैमरे में देख रहे थे। अब फिर साहब जो थोड़ा सा पीछे थे और वो आगे आ जाते हैं। आप हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं मैंने आपको जान लिया है। मैं तो भूत प्रेत को बिल्कुल महत्व नहीं देता था। मैं तो ऐसा पढ़ाई किया था, मेरी पढ़ाई में कहीं पर भूत प्रेत का जिक्र नहीं होता। मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं ऐसी शक्तियों पर विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन ये कैमरा इसीलिए मैं लेके आया था ताकि मैं आपको परख सकूं कि आप इंसान हो या फिर भूत प्रेत हो। मैंने आपको परख लिया, आप भूत प्रेत ही हो। आप बताओ, हमारी फैक्ट्री आप चलने देंगे? आप जो कहोगी मुझे वो शर्त मंजूर होगी। साहब तो जैसे फूल मौसम में थे, हाथ जोड़े हुए सब अपने दिल की बात कह रहे थे। अब मेरी दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। वो लड़की साहब को देख के मुस्कुरा रही थी, आप कह रही थी तुम मेरी सारी शर्तें मान लोगे? तब मेरा साहब कहते हैं हाँ, आप एक बार बोल के देखो कि मुझे ये चाहिए, अगर मैं ना दूं तब आप मुझे सज़ा दे सकती है। जो लड़की थी ना, साहब की बात पर एकदम मुस्कुराने लगी थी। मैं कहूँ ना कि मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी। तब कहती है आओ फिर मेरे साथ में। अब इसको ये यहीं पर रहेगा, मेरी तरफ इशारा क्या करती है, ये हम दोनों के बीच की बात है, ये शर्त और हमारे तुम्हारे बीच में होगा, हमें और किसी आदमी की जरूरत नहीं है। साहब कहते हैं मेरी तरफ देख करके, भाई वीरेंद्र तुम यहीं पर रहना, मैं जा रहा हूँ मैडम जी के साथ में, हमें फैक्ट्री चलाना है और जो भी इनकी शर्त है मैं मान लूँगा। और इसके बाद वो लोग अंधेरे में आगे आगे लड़की, अब पीछे पीछे मेरा साहब के हाथ की टॉर्च की रोशनी जल रही है। और वो लोग कहाँ गए मैं अब देख नहीं पाया था। फैक्ट्री लंबी चौड़ी थी, आगे कमरे भी था, ऑफिस भी था। मुझे लगा कि वो लोग ऑफिस में गए हैं। और इसके बाद तो मैं अपने टेबल पर बैठ गया था, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस तो वास्तव में भूतनी है, तो साहब जानते हुए भी क्यों इसके साथ में गए। मुझे लगने लगा था कि साहब के साथ कुछ न कुछ ऐसा होगा जो मैं अब क्या बताऊं। मेरा अंदर आत्मा जैसे मुझे चेतावनी दे रही थी, तुम्हारे साहब ने गलती किया है, उसके साथ जाना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं ठहरा नौकर आदमी, मैं साहब को कैसे रोक पाता हूँ। लेकिन अब साहब को गए हुए लगभग 1 घंटा बीत चुका था। साहब का कहीं अता पता नहीं था, ना उस लड़की का अता पता था। अब मेरी तो ऐसी डर अभी भी शरीर में था, मैं तो इधर उधर घूमना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन 1 घंटा, फिर 2 घंटा, और अभी भी बिजली आई नहीं थी। जब पूरा 2 घंटा बीता है ना, झम से बिजली अब हर फैक्ट्री में रोशनी हो जाती है, चमचमाने लगता है। मशीन की तरफ देखता हूँ कि साहब कहीं आ तो नहीं गए अंधेरे में, लेकिन साहब का अता पता नहीं था। तब मैं बेहद डर जाता हूँ। मैं साहब को ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ। मैं ऑफिस की तरफ जाता हूँ, तब देखता हूँ ऑफिस का गेट खुला हुआ है। मैं अंदर झांकता हूँ, तब साहब को देखता हूँ, वहाँ पर एक दीवान रखा हुआ था। दीवान पर बिना कपड़ों के लेटे हुए थे। मैं जब साहब को उस अवस्था में देखता हूँ तो मेरा होश ठिकाने पर आ जाता है। मैं कमरे के अंदर, ऑफिस के अंदर जाकर देखता हूँ तो साहब के अलावा कोई भी नहीं था। ऐसा साहब ने ये अपने आप कपड़ा क्यों उतार दिए? मैं एकदम हैरान था, डरा हुआ था। अब मैं साहब के पास जाता हूँ, शरीर उनका ढकता हूँ, और फिर मैं साहब को उठाने लगता हूँ। साहब कुछ देर के बाद उठ जाते हैं, आंखें खोल देते हैं। आओ, अचानक कहते हैं, वो लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई? मुझे खेल समझ में आ गया था कि साहब के साथ में क्या हुआ है। तब मैं कहता हूँ, लड़की चली गई,
अपना काम करके आप कपड़े पहन लीजिए साहब, आप कपड़े पहन लीजिए। मुझे जिस बात का डर था वही हो चुका था। मुझे लगने लगा कि साहब बहुत खूबसूरत हैं, जवान हैं, हैंडसम हैं और अभी तक कुंवारे हैं। इसी वजह से वो प्रेतात्मा ने साहब को चुनाव किया था। मेरे अंदर में ये ख्याल चल रहा था, मैं कुछ किस्से कहानियाँ अपने दोस्तों से सुना था। जो प्रेतात्माओं का ऐसे लड़कों पर दिल आ जाता है उसको हर हालत में पाने की कोशिश करती है। साहब को पा लिया है। साहब कपड़े पहन लेते हैं और तब मैं कहता हूँ साहब आपने क्या किया उसके साथ में, आपके शरीर पर वस्त्र क्यों नहीं था। साहब हैरानी से पहले तो देखते रहे पूरे कमरे में, और जब वो लड़की नहीं थी और तब मेरा हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं चलो मशीन की तरफ में। सब कुछ मैं वहाँ बताता हूँ। हम दोनों मशीन की तरफ आ जाते हैं और तब कहते हैं बैठो। हम दोनों स्टूल पर बैठ जाते हैं और तब मेरी नज़रें साहब के ऊपर में लगी हुई थी। जैसे मैं बेकरार था सब कुछ सुनने के लिए, लेकिन साहब इधर उधर देख रहे थे, जैसे उनके मन में आ रहा था कि बताऊं या ना बताऊं। आखिरकार मैं बोल पड़ा, साहब अगर आपको लगता है कि मुझको सब कुछ बताना चाहिए तभी आप बताइएगा। अगर उस लड़की ने आपको मना किया है कि आप सारी बातें किसी को शेयर नहीं करना है तो साहब ये गलती मत कीजिएगा। मैंने ऐसे घटना मैं सुन चुका हूँ। अगर उसने कोई मना किया है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपके साथ में कुछ न कुछ नुकसान कर सकती है। साहब अब मेरी बात को मतलब समझ गए थे और कहने लगे कि तुम सही कह रहे हो, उसने मना किया है। हमारे और उसके बीच के जो एग्रीमेंट हुआ है, जो शर्तें हमने एक दूसरे को माना है, वो मना किया है कि तुम्हें किसी को नहीं बताना है। चलो तुमने अच्छा याद दिला दिया, लेकिन अब चलो सब कुछ सही हो गया है, हम चलते हैं। अब यहाँ का जो कंडीशन है मैंने संभाल लिया है। और इसके बाद हमारी फैक्ट्री कुछ महीने तो ज़रूर लगता है दोबारा। और इसके बाद हमारी फैक्ट्री जब साहब खुद उन मजदूरों के साथ में लग जाते हैं कि मैं सब कुछ देख लूँगा, जब कुछ मेरे पर हमला होगा उसके बाद में आप पर हमला होगा, और फैक्ट्री चल पड़ती है। मैं भी देख करके बड़ा खुश हो जाता हूँ कि साहब का मेहनत रंग आया है, रंग बिल्कुल चढ़ चुका है। फैक्ट्री मज़े में चलने लगती है। साहब जो भी अपना काम था आप कर रहे थे। मजदूर जो डरे हुए थे और उनको डरने नहीं देते थे, वो समझाते थे कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ में। नाइट ड्यूटी में अक्सर साहब रहते थे और वो मशीनों को चलाते थे और खुद मजदूर से अब एक तरह से दोस्ताना माहौल अब तैयार हो चुका था। मैं हर पल साहब के साथ रहता था। मैं भी चाहता था कि सब कुछ इनका मज़े में चले। आखिरकार इस फैक्ट्री में चलाने के लिए बहुत सारा पैसा उधार भी लिए थे। माल बनना शुरू हो गया था। आज जब पूरा 3 महीना हो जाता है, फैक्ट्री अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है, अब लगने लगता है कि अब फैक्ट्री रुकेगी नहीं। आज तब मैं और साहब फिर अपने शहर लौटते हैं। अब कहते हैं चलो अब पापा के पास चलते हैं और सब कुछ बता देते हैं कि अब हमारी फैक्ट्री बिल्कुल मज़े में चल रही है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैं अपने साहब को लेकर चल पड़ता हूँ। रात के टाइम में एक ढाबा पर रुकता हूँ और ढाबा पर हम लोग खाना खाते हैं। और तब मेरे मन व्याकुल होने लगता है। मैं साहब से पूछता हूँ कि साहब अब वो ऐसा वक्त आ चुका है कि आप मुझे सब कुछ बताओगे। उस लड़की ने कहा है कोई वक्त मुकर्रर तो नहीं है। और तब कहती कि नहीं, अब तो समय अवधि पार हो चुका है। जो चाहती थी मैंने उसको सब चीज़ दे दिया, और जो उसको चाहिए आज भी उसको मिल रहा है। मैं हैरत में था। मतलब तब वो बताते हैं कि वीरेंद्र, मैंने इसके लिए अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दिया हूँ। मैं साहब को देख रहा था। साहब की नज़रें बिल्कुल नीची हो गई थी, ज़मीन की तरफ देख रहे थे। नहीं तो ऐसा कभी नहीं किया करते थे, शायद शर्मिंदगी में ऐसा कर रहे थे। और तब मैं कहता हूँ साहब ऐसा क्या हुआ था, क्या किया था आपके साथ में। और तब कहते हैं वीरेंद्र, जो तूने ऑफिस में देखा था ना, बिल्कुल उस लड़की ने मेरे साथ में ऐसा ही किया था। उसने मेरे साथ में कुछ शर्तें रखी थी, और जिसमें पहली शर्त थी कि हर रात वो मेरे साथ में सोना चाहती थी। मैंने ऐसा ही किया था। दूसरी शर्त थी कि उसको भोजन मिलना चाहिए था। उसके लिए मुझे व्यवस्था करना था, वो भी नॉनवेज भोजन। साथ में उसको मदिरा भी चाहिए था, यानी दारू शराब। मैं भी उसकी शर्त मान लिया था। और आखिरकार एक शर्त थी कि पूरे 3 महीने तक ऐसा आपको करना है। और जब पूरा 3 महीना हो जाएगा तब समझ लो
इस फैक्ट्री के अंदर में कोई भी प्रेतात्मा भूतनी कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। उस लड़की ने मुझसे वादा किया है, इसके बाद तुम स्वतंत्र, एक तरह से स्वतंत्र हो जाओगे। लड़की ने सब कुछ मुझे बता दिया है। जब मैं पूरी कहानी सुनता हूँ तो अंदर से हिल जाता हूँ। वास्तव में मेरे छोटे साहब ने कुर्बानी दिया था, इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है। एक प्रेतात्मा के साथ वो रात बिताते हैं और वो भी काफ़ी दिनों तक। उसके लिए खाने पीने का सब कुछ व्यवस्था करते हैं, दारू से लेकर हर चीज़ तक, और जो मांगती है उसको देते हैं। और तब जाके वो फैक्ट्री आज़ादी मिलती है, प्रेतात्मा से छुटकारा मिलता है, और तब वो फैक्ट्री चलने शुरू हो गई थी। मैं उस फैक्ट्री में अपने साहब के साथ सालों तक काम किया था, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि मैं इतना पैसा कमा चुका हूँ। आइए, फैक्ट्री प्रेतात्माओं की फैक्ट्री है, कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद मेरा मन बदलने लगता है। जब मैं अपने घर पर आता हूँ, जब मेरी बहन की शादी होती है, और तब मैं ये घटना अपने परिवार को बताता हूँ, मेरे परिवार मुझ पर नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं तूने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, इस नौकरी की छोड़ दे, इस नौकरी की छोड़ दे। और तब मैं कहता हूँ हाँ, मैंने ऐसा ही कुछ फैसला किया है, अब मैं उस नौकरी पर नहीं जाऊँगा। मेरे बड़े भाई का भी शादी हो जाती है और मेरी भी हो जाती है। मैं अपने आसपास ही ड्राइव भी करता हूँ और मैं खुशहाल हूँ। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैंने गलती किया। अगर मैं उस जगह पर होता तो साहब मुझे अच्छी खासी सैलरी देते थे, लेकिन इतनी अच्छी खासी सैलरी हमारे गांव के आसपास पर नहीं मिलती थी। लेकिन एक फ़ायदा था कि हम अपने घर के पास में थे, हम अपने परिवार के साथ में थे, और सबसे बड़ी खुशी यही तो थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको वीरेंद्र जी की भेजी हुई कहानी? दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो मुझ तक पहुंचाना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं दोस्तों कल की रात इसी चैनल पर एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।